आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के कृष्णा नगर में बदमाशों ने एक महिला का शव राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के पास टुकड़े करके अलग अलग स्थानों पर फेंक गए थे। उसके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सोशल मीडिया पर शिनाख्त की अपील की थी। लगातार किए जा रहे प्रयास के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम को अहम सुराग हाथ लगे और जिसके बाद पता चला कि महिला न्यू कांशीराम कॉलोनी में किराए के मकान में पति के साथ रहती थी। क्यों हुई थी महिला की हत्या और किसने की थी उस महिला की हत्या, आइए जानते हैं सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनके जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय देश भर में प्रसिद्ध है। थाना कृष्णा नगर क्षेत्र में आने वाले इस विश्वविद्यालय की पार्किंग बाउंड्री वॉल के बाहर है। 23 मार्च 2019 को जब मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोग उधर से गुजरे तो उनकी निगाह फुटपाथ पर पड़े एक बैग पर जा चली। सामान्य रूप से लोगों ने समझा कि या तो कोई अपना बैग वहां पर रखकर भूल गया होगा या फिर मॉर्निंग वॉक पर आए किसी व्यक्ति ने उसे वहां पर रख दिया होगा जो वापस लौटते वक्त ले लेगा। हालांकि बैग का बड़ा साइज इस संभावनाओं को नकार रहा था, लेकिन लोगों की यह सोच तब बदल गई जब लौटते समय भी उन्होंने बैग को वहीं पर पड़े देखा। बैग में विस्फोटक रखे होने की आशंका के चलते किसी ने भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की और इससे बेहतर यही समझा कि पुलिस को बुला लिया जाए, और ऐसा भी किया ही गया। सूचना मिलते ही थाना कृष्णा नगर के थाना प्रभारी दिनेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। बैग में 30 से 40 साल की किसी महिला का सिर, दोनों पैर और दोनों हाथ थे। बैग में 521 प्रीमियम राइस की 25 किलो की बोरी और बेबी क्लब का बैग निकले। चावल की बोरी में महिला के पैर और सिर थे, जबकि बेबी क्लब के बैग में दोनों हाथ रखे हुए थे। मृतका ने सोने की अंगूठी पहन रखी थी और एक हाथ पर टैटू भी गुदा हुआ था। हाल फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस महिला के धड़ को कहां और कैसे खोजा जाए। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने धड़ को खोजने की कोशिश की और इसके लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। एसएसपी कलानिधि नैथानी और सीओ लाल प्रताप सिंह भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी लाश के टुकड़ों और उस जगह को अपने नज़रिए से देखा समझा। प्रथम संभावना में उस महिला को घरेलू हिंसा की शिकार माना गया। अंततः यह तय हुआ कि बरामद अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए और जितनी भी संभावनाएं हों सभी की सिलसिलेवार जांच की जाए। पुलिस ने केस दर्ज करके आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली और साथ ही जो भी तरीके हो सकते थे पुलिस ने उन सभी तरीकों को आजमाया, लेकिन महिला की कोई भी शिनाख्त नहीं हो सकी। साथ ही धड़ की खोजबीन भी जारी रखी, पर वो भी नहीं मिल रहा था। जिस जगह पर बैग रखा मिला था उसके आसपास की छानबीन में पुलिस को लाल स्याही से हाथ से लिखे एक पत्र के दर्जनों टुकड़े मिले, जिन्हें समेटकर सावधानी से रख लिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आज सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर जब वो जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को पीठ पर बोरा लाद कर ले जाते हुए देखा था। इतना ही नहीं, उसने फुटपाथ पर बोरा भी उसके सामने ही रखा था। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो उनमें से एक फुटेज में एक व्यक्ति के पीठ पर बैग लाद कर ले जाते हुए देखा गया, लेकिन बैग ले जा रहे व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं था, इसलिए उसे पहचानना संभव भी नहीं हो रहा था।
महिला की पहचान के लिए कोई रास्ता ना निकलता देखकर पुलिस ने महिला के हाथ में पहनी अंगूठी, हाथ पर बने टैटू, लाश वाला बैग और उसके अंदर मिली चावल की बोरी और बेबी क्लब का बैग वगैरह चीज़ों का कोलाज बनाकर जारी किया और साथ ही घोषणा भी की कि उस महिला की पहचान करने या उसके बारे में सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा। 25 मार्च रविवार की सुबह बीबी खेड़ा निवासी महिला कीर्ति सिंह जब दूध लेकर लौट रही थी तो उसने न्यू कांसीराम कॉलोनी के पास स्थित हैमिल्टन स्कूल के पीछे से गुजरते समय तेज बदबू महसूस की। उसने देखा तो पॉलीथिन में कुछ लिपटा नजर आया। कीर्ति सिंह ने घर जाकर यह बात अपने पति अमरेंद्र सिंह को बताई। अमरेंद्र सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस बात की सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम यह सूचना थाना पारा को दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा तो पॉलीथिन में लिपटा उसी महिला का धड़ मिला, जिसका सिर और हाथ पांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बाहर पार्किंग में पड़े थैले में रखे मिले थे। हत्यारे ने महिला के धड़ को लाल काले रंग की दरी में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी में डाल रखा था ताकि खून न बहे। एसएसपी पूर्व सुरेश चंद्र रावत सहित क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। थाना पारा और थाना कृष्णानगर की पुलिस तो वहां पर थी ही। कृष्णानगर थाना क्षेत्र जहां महिला का सिर और पैर मिले थे, वहां से थाना पारा का वह इलाका जहां धड़ मिला था के बीच में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने कृष्णानगर या पारा के आसपास किसी घर में महिला की हत्या की होगी और लाश के टुकड़ों को 2 जगहों पर इसलिए फेंका होगा कि पुलिस असमंजस में पड़ जाए कि हत्या कृष्णानगर क्षेत्र में हुई है या फिर पारा क्षेत्र में हुई है। यह सब उसने पुलिस से बचने के लिए किया होगा। पुलिस का यह भी अनुमान था कि हत्यारा कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा। प्राथमिक कार्यवाही के बाद पुलिस ने धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धड़ और अन्य अंग एक ही महिला के हैं, इस बात का पता लगाने के लिए डीएनए कराने को लिखा गया। घटना का खुलासा जल्दी हो, इसके लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एसपी पूर्वी सुरेश चंद्र रावत के नेतृत्व में सीओ क्राइम, सीओ कृष्णानगर और सीडीआरबी प्रभारी के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपते हुए 3 पुलिस टीमें बनाई। इन टीमों ने उसी दिन यानी 24 मार्च की शाम तक 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने लखनऊ जोन के सभी जिलों के थानों में दर्ज महिलाओं की गुमशुदगी और अपहरण के मुकदमों की जानकारी मांगी। गहन छानबीन के मद्देनज़र बीट के 100 सिपाहियों को घूम घूम कर महिला की पहचान कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। महिला से संबंधित जानकारी पुलिस को देने के लिए जगह जगह पर पोस्टर भी लगवाए गए। पारा क्षेत्र में रहने वाले बाबूलाल कन्नौजिया ने 25 मार्च को थाना पारा में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उसका भाई सुनील कन्नौजिया 2 हफ्ते से लापता है। बाबूलाल कन्नौजिया ने यह भी बताया कि सुनील कन्नौजिया पिछले 4-5 महीने से अपनी पत्नी भारती पांडे के साथ हसखेड़ा न्यू कांसीराम कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। सुनील कन्नौजिया की कोई जानकारी न मिलने पर उसके भाई बाबूलाल ने थाना चौकी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर ने सुनील के फोटो लगाकर पोस्टर छपवाकर विभिन्न जगहों पर लगवाने को कहा, लेकिन बाबूलाल कन्नौजिया के पास सुनील कन्नौजिया का कोई भी फोटो नहीं था। अंततः सुनील के गुम होने के 11वें दिन यानी 4 अप्रैल को फोटो की तलाश में जांच अधिकारी बाबूलाल कन्नौजिया के साथ सुनील कन्नौजिया के कमरे पर पहुंचे। ताला तोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ताला तोड़कर कमरे के अंदर छानबीन की गई तो यह रहस्य सामने आया कि सुनील की पत्नी भारती पांडे भी लापता है। पुलिस ने कमरे से मिले सुनील कन्नौजिया और भारती पांडे के सामूहिक फोटो और कृष्णानगर क्षेत्र में मिली लाश के अंगों के फोटो आस पड़ोस के लोगों को दिखाए तो कई लोगों ने सोने की अंगूठी, टैटू और चेहरा पहचान लिया। ये चीज़ें भारती पांडे की ही थीं। पुलिस ने कमरे को खंगाला तो टंकी के पाइप में रखे युवक के गीले कपड़ों पर खून के धब्बे नजर आए। इसके साथ ही यह बात भी साफ हो गई कि जिस महिला का धड़, सिर और अन्य अंग मिले थे उसकी हत्या इसी कमरे में की गई थी, यानी
कि वही भारती पांडे थी। पुलिस ने मकान मालिक दिलीप कुमार को बुलाकर इस मामले में पूछताछ की। उसने बताया कि भारती पांडे नाम की महिला ने 5 महीने पहले 1800 रुपये महीने पर उनके मकान का कमरा किराए पर लिया था। उसने आईडी की प्रति देते हुए बताया था कि वह नाका क्षेत्र की एक कंपनी में काम करती है। आईडी में भारती पांडे के पति का नाम राम गोपाल पांडे और नाका के होलीग्राम स्कूल आर्य समाज का पता था। इस पर पुलिस ने नाका क्षेत्र में राम गोपाल की तलाश शुरू की। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मूल निवासी भारती पांडे 12 साल पहले अपने बेटे राजकुमार पांडे के साथ लखनऊ आई थी। उसने रामकुमार पांडे से दूसरी शादी की थी और बाद में उसने रामगोपाल पांडे को छोड़कर सुनील कन्नौजिया से शादी कर ली थी। सुनील कन्नौजिया से भारती पांडे को कोई बच्चा नहीं था। भारती पांडे ने पहली शादी कोलकाता में और दूसरी गोंडा के कर्नलगंज निवासी रामगोपाल पांडे, जो होलीग्राम स्कूल का रिक्शा चालक था, से की थी। रामगोपाल पांडे ने भारती पांडे के बेटे राजकुमार पांडे को अपना नाम भी दिया था। तीनों लोग निवास खेड़ा में रहने लगे। भारती पांडे इलाके की एक चाउमीन फैक्ट्री में काम करके घर के खर्च में हाथ बटाने लगे। इस बीच उसने 2 बेटियों चांदनी और लक्ष्मी को जन्म दिया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस की एक टीम भारती पांडे के दूसरे पति रामगोपाल पांडे की तलाश में गोंडा भेजी गई। पुलिस रामगोपाल पांडे और उसकी एक बेटी को लखनऊ लेकर आई। रामगोपाल पांडे ने बैग में मिले शरीर के टुकड़ों की पहचान अपनी पूर्व पत्नी भारती पांडे के रूप में कर दी। रामगोपाल पांडे ने पुलिस को जानकारी दी कि भारती पांडे के पहले पति का बेटा राजकुमार पांडे पश्चिम बंगाल में अपनी ननिहाल में रहता है। कोलकाता से आई भारती पांडे 8 साल रामगोपाल पांडे की पत्नी बनकर उसके साथ रही थी और इसके बाद उसके संबंध सुनील कन्नौजिया से हो गए। भारती पांडे का हाथ थामने से पहले सुनील कन्नौजिया ने अपनी पहली पत्नी से नाता तोड़ लिया था। बाबूलाल कन्नौजिया व अन्य लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुनील कन्नौजिया की पहली पत्नी इंदिरा नगर इलाके में रहती है। भारती पांडे की हत्या के बाद सुनील कन्नौजिया से पहली पत्नी के पास लौटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने जांच की, लेकिन सुनील वहां पर मिला ही नहीं। छानबीन में पता लगा कि चाउमीन फैक्ट्री में काम करने के दौरान दिलफेंक भारती पांडे की आंखें फ्रेमिंग का काम करने वाले सुनील कन्नौजिया से लड़ गई थी। सुनील कन्नौजिया एल्यूमिनियम के फ्रेम तैयार करने वाली जिस दुकान में काम करता था वह चाउमीन फैक्ट्री के सामने ही थी। जब भी भारती पांडे फैक्ट्री से निकलती थी उसकी नज़र दुकान पर काम करते सुनील कन्नौजिया पर टिकी हो जाती थी। जब कभी नज़रें मिल जाती तो दोनों मुस्कुरा देते और यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इस बीच दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। कोलकाता से साथ लाए बेटे और रामगोपाल पांडे से पैदा अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर भारती पांडे ने 3.5 साल पहले सुनील कन्नौजिया का हाथ थाम लिया था। रामगोपाल पांडे ने दोनों बच्चियों की देखरेख के लिए भारती पांडे को काफ़ी समझाया, लेकिन उसके सिर पर चढ़े इश्क के भूत के आगे उसे हार माननी पड़ी। भारती पांडे को समझाने का कोई नतीजा ना निकलने पर तीनों बच्चों को लेकर गोंडा स्थित अपने घर चला गया। भारती पांडे करीब 2.5 साल तक सुनील कन्नौजिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही और पिछले साल दोनों ने राजाजीपुरम की महिला शक्ति कल्याण समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी रचा ली। पुलिस ने भारती पांडे व सुनील कन्नौजिया की शादी कराने वाली संस्था की अध्यक्ष रजनी यादव व कॉलोनी में रहने वाले भारती पांडे के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि भारती पांडे का फिर किसी से अफेयर हो गया था और वह अक्सर फ़ोन पर बातचीत करती रहती थी और जिसे लेकर उसका पति सुनील कन्नौजिया उस पर शक भी करता था। वह उसे फ़ोन पर बात करने से मना करता था, लेकिन भारती पांडे इस पर कोई असर नहीं दिखाती थी। इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा और इस पर भारती पांडे ने पति को छोड़कर दिलीप कुमार के मकान में किराए का अलग कमरा ले लिया। कई दिन तक भारती पांडे के ना मिलने पर सुनील कन्नौजिया उसकी तलाश करता रहा और आखिरकार किसी तरह से उसके कमरे तक पहुंच गया। सुनील कन्नौजिया ने उससे पूछा कि वह उसे अकेला छोड़कर बिना बताए क्यों चली आई।
इस बात को लेकर उसने भारती पांडे को डांटा फटकारा, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। हालांकि बाद में वह भारती पांडे के पास ही रहने लगा। हालांकि कमरा लेते वक्त भारती पांडे ने मकान मालिक को बताया था कि उसका पति बाहर काम करता है और वह यहाँ पर अकेली ही रहती है। पुलिस ने भारती पांडे के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सुनील कन्नौजिया के भाई बाबूलाल कन्नौजिया से गहराई से पूछताछ की। सुनील कन्नौजिया अपने भाई बाबूलाल कन्नौजिया की दुकान पर ही काम करता था। पुलिस ने उसी दुकान के शीशा कटिंग और फ्रेमिंग के कारीगर प्रेम प्रकाश व नरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ये दोनों भारती पांडे से भी परिचित थे। पड़ताल में जुटे पुलिस अफसरों का मानना था कि तीसरा पति सुनील कन्नौजिया भारती पांडे की अन्य लोगों से नज़दीकी से नाराज था और इसीलिए उसने उसकी हत्या की थी। हत्या में अन्य लोगों के शामिल होने की भी पुलिस गहनता से जांच में लग गई। पुलिस ने आशंका व्यक्त की कि फ्रेमिंग के लिए एल्युमिनियम काटने वाली आरी से भारती पांडे के शव के टुकड़े किए गए थे। पुलिस का मानना था कि फ़ोन पर बातचीत को लेकर हुए विवाद के बाद 23 मार्च की रात में सुनील कन्नौजिया ने भारती पांडे का गला दबाकर उसकी हत्या की थी और इसके बाद आरी से उसके टुकड़े किए होंगे। बाद में वह उन टुकड़ों को 2 अलग अलग जगहों पर फेंककर फरार हो गया होगा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि भारती पांडे का मोबाइल 22 मार्च से बंद हो गया था। सुनील कन्नौजिया के बड़े भाई बाबूलाल कन्नौजिया ने पुलिस को बताया कि सुनील कन्नौजिया 24 मार्च की रात में उसके घर आया था। इस दौरान उसने खाना भी खाया था। भतीजी ने जब सुनील कन्नौजिया से पूछा, चाचा चाची को साथ क्यों नहीं लाए, तो सुनील ने कहा, तुम्हारी चाची अपने मायके गई हुई है। सुनील कन्नौजिया ने 25 मार्च को अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। कमरे में टंकी के पाइप पर सुनील कन्नौजिया की पीली जीन्स व काली शर्ट पर खून के हल्के धब्बों के अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिला। पर इस एसएसपी कलानिधि नैथानी ने फॉरेंसिक टीम भेजकर जांच कराई। बेंजीडाइन टेस्ट में कमरे में रखे वाइपर, प्लास्टिक के टब, स्टील के मग और फर्श पर खून के धब्बे नजर आने लगे। फॉरेंसिक जांच में सुनील कन्नौजिया की जीन्स और टी शर्ट पर मिले खून के धब्बों में भारती पांडे के ब्लड सेल्स मिलने की पुष्टि हो गई। हालांकि सुनील कन्नौजिया ने पूरा कमरा साफ कर दिया था, लेकिन बेंजीडाइन टेस्ट की वजह से खून के धब्बे मिल चुके थे। पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बीच विधि विश्वविद्यालय की तरफ जाने वाले विभिन्न मार्गों के सीसीटीवी कैमरों के 22 मार्च की शाम से 23 मार्च की सुबह तक के फुटेज खंगाले, लेकिन सुनील या अन्य कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आया। एक फुटेज में बैग लादे एक युवक दिखा भी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी का कहना है कि मार्ग से गुजरे एक ऑटो को संदेह के घेरे में लिया गया है। आशंका है कि सुनील 22 मार्च की रात ऑटो या किसी अन्य वाहन से भारती पांडे के हाथ, पैर और सिर से भरा बैग लेकर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सामने उतरा होगा और वहां बैग छोड़कर वह चला गया होगा। भारती पांडे का मोबाइल 22 मार्च को बंद हुआ। इसके अगले दिन कृष्णानगर इलाके में बैग में महिला के शरीर के टुकड़े और 24 मार्च को पारा इलाके में बोरी में धड़ बरामद होने की खबर विभिन्न अखबारों में छपी, टीवी चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, लेकिन भारती पांडे के किसी भी दोस्त ने उसकी सुध नहीं ली। पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ व चेहरे की फ़ोटो लेकर कांसीराम कॉलोनी के लोगों से संपर्क किया, पोस्टर लगवाए, लेकिन उसे किसी ने पहचाना ही नहीं। न भारती पांडे के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। भारती पांडे का जेठ बाबूलाल कन्नौजिया भी चुप्पी साधे रहा। सुनील कन्नौजिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने पर पुलिस को पता चला कि उसने 25 मार्च को अपने भाई बाबूलाल कन्नौजिया से बात करने के बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ किया था। इस पर पुलिस ने बाबूलाल कन्नौजिया से कड़ाई से पूछताछ की। तब खुलासा हुआ कि भारती पांडे की अन्य युवकों से दोस्ती के चलते सुनील कन्नौजिया बेहद नाराज़ था। जब सुनील कन्नौजिया 24 मार्च को भाई के घर खाना खाने आया, तब उसने पत्नी की हत्या की कोई जानकारी नहीं दी थी। सुनील कन्नौजिया ने 25 मार्च को बाबूलाल कन्नौजिया को फ़ोन किया था और उसने बताया, भाई मैंने अपनी पत्नी भारती पांडे की हत्या कर दी है, उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया है। सुनील कन्नौजिया ने आगे कहा,
अब वह खुद को खत्म करने जा रहा है। बाबूलाल कनौजिया ने बताया कि वह सुनील कनौजिया से कुछ कहता, इससे पहले ही सुनील कनौजिया ने फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और इसके बाद ही बाबूलाल कनौजिया ने पारा थाने में सुनील कनौजिया की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। भारती पांडे का मोबाइल 22 मार्च को बंद हुआ था। इसके अगले ही दिन कृष्णा नगर में बैग में उसकी लाश मिली थी। भारती पांडे की हत्या कर शव के टुकड़े करने के मामले में पुलिस आरोपी पति सुनील कनौजिया की लोकेशन का पता नहीं लगा पाई। हालांकि 25 मार्च के बाद से आरोपी का मोबाइल बंद था। इस मामले में पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन लापता कथित हत्यारे पति सुनील कनौजिया का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनील की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर कृष्णानगर दिनेश मिश्रा के मुताबिक मामले की छानबीन की जा रही है। महिला के जेठ बाबूलाल से कई चरणों में पूछताछ भी की जा रही है। कपड़ों की तरह प्रेमियों के बदलने वाली स्वार्थी भारती पांडे ने अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें छोड़कर उसने अपने तीसरे प्रेमी के साथ भी शादी रचा ली, लेकिन जब वह चौथे प्रेमी से इश्क लड़ाने लगी तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके तीसरे पति ने उसकी हत्या कर उसकी लाश को टुकड़ों में बांट दिया। तो दोस्तों, नाजायज़ संबंधों का अंजाम मेरे हिसाब से लास्ट में यही होता है। और मैंने जितनी भी कहानियाँ आपको सुनाई हैं, सारी की सारी ट्रू क्राइम स्टोरीज़ हैं और सब में एक ही अंजाम निकल कर आता है, नाजायज़ संबंधों का। तो दोस्तों, सीख और सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हम खुद अपराध करें या खुद कोई गलती करें और उसके बाद हम सीखें। कई बार जब दूसरा गलती करता है तब भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आपके कमेंट्स और मेरा जवाब। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है पाकिस्तान से खादिम जी का। एज़ यूजुअल वो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, तो सबसे पहले तो उनका थैंक यू बनता है। तो थैंक यू खादिम जी, रेगुलर कमेंट्स करने के लिए और रेगुलर मेरा सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। उन्होंने कमेंट किया है कि आई लाइक योर वीडियोज़ अमेजिंग इट्स एंड थैंक यू खादिम जी कि आपको वीडियोस अमेजिंग लगते हैं, आपको अच्छा लगता है। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। इन्होंने अगला कमेंट्स किया है कि कम टू पाकिस्तान समटाइम, वी वेलकम यू। डेफिनेटली खादिम जी, अगर मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी और अपने पड़ोसी देश को एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो मर्जी हो, पर जो जनता है, जो लोग हैं, वो सच में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे अंदर इंसानियत होती है। डिपेंड नहीं करता है हम कहाँ से हैं और कहाँ से नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हम सब के अंदर एक इंसानियत ज़रूर होती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मुझे अगर पाकिस्तान विज़िट करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी एंड डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट यू। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास मेल आई है उमेश फ्रॉम पंजाब। उमेश जी ने लिखा है कि लाइक योर वीडियोज़ वेरी मच। तो उमेश जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा मेरे पास मेल आया है उमा रावत फ्रॉम बिहार। उमा रावत जी ने कहा है कि टुमारो इज़ माई मैरिज एनिवर्सरी, सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी इन एडवांस। भगवान करे आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो चले दोस्तों, आज के लिए कमेंट्स और मेल यहीं तक। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।